नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज जो पढ़ेंगे एक आप लोगों के लिए नया सीरीज फ्रेंड्स स्टार्ट किया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सीरीज ये है कि आपके आने वाले जो बिहार एग्जाम के जितने भी एग्जाम है ना फ्रेंड्स, वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अभी आपका जो बीपीएससी जो टीचर वाला बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार जो भी बिहार का जितने भी एग्जाम है ना, सभी एग्जाम का ये प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज ये आपका सॉल्व पेपर है। तो फ्रेंड्स अब देखिए, इस ये सामान्य अध्ययन में ये आपका आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो एंशियंट हिस्ट्री है। और देखिए फ्रेंड्स, ये अपडेट है 2021 से, ये 2023 तक, ये अगस्त 2023 तक का ये लेटेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबसे अच्छी बात है। और देखिए फ्रेंड्स, ये आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। और फ्रेंड्स, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इससे ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे ही आप लोग का आज एंशियंट कंप्लीट कर देंगे, लगभग 225 प्लस क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और ये पूरा बिहार में जितने भी बिहार के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर एंशियंट हिस्ट्री से पूछा है वो सभी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ। तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन परंपराओं के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। अंतिम से एक पूर्व मतलब पूछा जा रहा है कि 23वें तीर्थंकर किसे कहा जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि पार्श्वनाथ को 23वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये बिहार एसएससी अमीन अमानत भर्ती जो आपका 2005 में हुआ था वो सब क्वेश्चन है, मतलब कि 2023 तक का लेटेस्ट क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्या कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। किस स्रोत के अनुसार ये कहा जाता है, तो याद रखिएगा कलहन के रास तरंगनी के अनुसार ये कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनवाया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, ये कलहन की जो रास तरंगनी है ना, इसमें ना आपका कश्मीर के इतिहास के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अब देखिए, ये भी सब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट है आपका कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो याद रखिएगा, हुआ था तो कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 भद्रबाहु के द्वारा। तो दक्षिण भारत में जो जैन धर्म का जो प्रसार हुआ था वो किसके द्वारा होता है, भद्रबाहु के द्वारा। और फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा कि भद्रबाहु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। तो याद रखिए किसके पास था, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 ये राजा के पास था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल में सर्वोच्च जो न्यायिक प्राधिकार किसके पास था, तो राजा के पास था। गुप्त काल के संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त है। लेकिन क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर ये आए कि गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है क्या कि कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी, मतलब कृषि की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो याद रखिएगा कि 7000 ईसा पूर्व के आसपास से कृषि की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की है। तो ऑप्शन नंबर 4 जीवन चक्र में ये मतलब कि पूर्ण आस्था व्यक्त की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 7 नंबर की किस स्थान पर भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पावापुरी में हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भगवान जो महावीर जैन धर्म के पता है कि वर्तमान में क्या थे, वर्तमान काल के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म करीब 2500 वर्ष, यानी कि लगभग कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था 599 वर्ष पूर्व। ठीक है, याद है कहाँ पे हुआ था, तो याद है कि इनका जन्म हुआ था वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी जिला नालंदा बिहार में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 8 नंबर कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, कहीं कहीं आपको 540 दिखेगा और कहीं कहीं 599 दिखेगा, तो ध्यान रखिएगा, ये मैं दोनों आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि वैशाली में। मैंने आपको बताया कि महावीर जो जैन धर्म के क्या थे, वर्तमान जो थे 24वें तीर्थंकर हैं मतलब थे। और भगवान महावीर का जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो आपको पता है कि वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडनपुर में हुआ था। ठीक है, और याद रखिए कि महावीर को वर्धमान वीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर याद रखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि अशोक ने। तो याद रखिएगा कि जो सांची का स्तूप किसने निर्माण करवाया था, तो अशोक ने। ठीक है, सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट है 10 नंबर की कबीर किनके शिष्य थे। अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा रामानंद के। तो याद रखिएगा कि कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। और याद रखिएगा कबीर जो किस मतलब कबीर जो थे वैष्णव संत आचार्य रामानंद के क्या थे, तो शिष्य थे, ये भी याद रखिएगा। किनके शिष्य थे, तो याद रखिएगा कि कबीर वैष्णव संत आचार्य रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है 11 नंबर की पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा कि 2 ये करवाया था अनंत वर्मन ने। तो ध्यान रखिएगा कि पुरी का श्री कृष्ण जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण के लिए समर्पित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये फ्रेंड्स अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या कि इसका जो निर्माण हुआ था ना, राजा अनंत वर्मन चोडगंग ने किया था। ध्यान रखिएगा, जो अनंत वर्मन इनका पूरा नाम है कि अनंत वर्मन चोडगंग ने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट है 12 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डायनासोर विलुप्त हुए थे। तो देखिएगा कि डायनासोर जो विलुप्त हुए थे वो कब हुए थे, तो याद किया क्रीटेशियस युग में विलुप्त हो गए थे, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा ये जो जुरासिक युग है ना, जुरासिक युग में ये स्थल पर डायनासोर का प्रभुत्व था। ये माना जाता है कि उस टाइम डायनासोर था कब, जुरासिक युग में, लेकिन क्रीटेशियस युग में डायनासोर विलुप्त हो गया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर के ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर जो 2 रावी जो है ना ऋग वेद में उल्लेख नहीं है। यमुना है, गंगा है, सरस्वती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन नदी कौन सा है, तो सिंधु नदी है। और सबसे पवित्र नदी कौन सा है, तो सरस्वती नदी है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं लगता है कि आप लोग के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं वो आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। तो आपको पता है कि समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। और इन्होंने क्या किया था कि अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। नेक्स्ट है 15 नंबर की हेनसांग ने भारत भ्रमण किया था कब। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि हेनसांग जो थे वह हर्ष के शासनकाल में यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो सकता है। देखिए जो हेनसांग जो है ना 29 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था ना कि स्टार्ट किए थे, मतलब क्या भारत भ्रमण करना 29 वर्ष। अगर डेट कभी कभी पूछ दो तो याद रखिएगा 29 वर्ष 629 ईस्वी में क्या हुआ था कि उन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है क्या कि राजस्थान में किस पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। तो कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और माउंट आबू हिंदू और जैन का प्रमुख तीर्थ स्थल, याद रखिएगा, हिंदू का भी और जैन दोनों का ये प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 17 नंबर की किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि धर्मपाल ने। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि धर्मपाल ने क्या बता कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन की खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था। तो याद रखिए पहला शासक पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 4 हो जाएगा यानी कि पुलकेशिन प्रथम। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि पुलकेशिन प्रथम जो था वो चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक था। देखिए फ्रेंड्स, ये बिहार SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा में 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप प्रीवियस ईयर हम लोग के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर देखिए फ्रेंड्स अगर हम चालुक्य वंश की बात करें तो इस वंश का संस्थापक हम लोग किसे कहते हैं, तो इस वंश का जो संस्थापक कहते हैं वो पुलकेशिन प्रथम को कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था, तो पुलकेशिन प्रथम ही था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात करें इसकी राजधानी चालुक्य की कहाँ थी, तो वातापी थी। ठीक है, और इस वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय था। महान शासक पूछे तो पुलकेशिन द्वितीय, अगर इसका संस्थापक पूछे तो पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यानी कि अशोक ने बनवाया था। और ये फ्रेंड्स अगर बनाया था तो 3री शताब्दी, ये अगर शताब्दी फ्रेंड्स कभी कभी एग्जाम में थोड़ा सा पूछ देता है, तो याद रखिए 3री शताब्दी में ये बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर है क्या कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। तो याद रखिएगा कि कनिष्क ने क्या हुआ था ना कि 78 यानी कि ऑप्शन नंबर डी 78 AD में क्या हुआ था कि कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपके जितने भी आपका बिहार में जितने भी एग्जाम लगभग इसमें यहाँ पे 6300
प्लस क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। मैं फ्रेंड्स आपका सभी पॉइंट करवाऊंगा। आज मैं एंशिएंट कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कौन टॉपिक। देखिए अभी जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन इजी से मॉडरेट पूछा गया, मतलब हार्ड उतना नहीं था लेकिन इजी से मॉडरेट अच्छा क्वेश्चन था। और यहाँ पे जो मैं करंट अफेयर जितना भी आपको टॉपिक्स वाइज पढ़ाया था वो सभी वहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक बार आप जाके एडिटेरिया जो करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो में जो भी अपलोड किया हूँ या जो मैं वीडियो टॉपिक्स वाइज अपलोड किया हूँ उसे आप जरूर देखिए, वहाँ से क्वेश्चन बने हैं फ्रेंड्स। आपके एग्जाम में आया, आप लोग का कमेंट भी आया है कि सर बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से आया है। ठीक है, तो एक बार उसे भी जाके देखिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, इसके बाद एंशिएंट के बाद आपको मिडाइवल चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री चाहिए, आप कमेंट करिए, मैं वो वीडियो आप लोग के लिए बना के दूंगा। ठीक है, और मास्टर वीडियो रहेगा सब। ठीक है, चलिए तो 22 नंबर क्वेश्चन है क्या कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो देखिए बुद्ध का जो उपदेश वो किससे संबंधित है, तो ये है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है 23 नंबर कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए अब असत्य पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बात सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। और लोग लोहे से परिचित है, ये आपका गलत है फ्रेंड्स। लोहे का खोज उस टाइम नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 24 नंबर अच्छा क्वेश्चन कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हेनसांग स्मारक के लिए नव नालंदा महाविहार मतलब विख्यात है। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि नव नालंदा महाविहार का स्थापना कब हुआ था। तो ये डेट याद रखिएगा 20 नवंबर, ठीक है, 1951 को हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, मतलब किस पीढ़ी का है बोधि वृक्ष। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 यानी कि चतुर्थ। ये चतुर्थी मतलब चतुर्थी शताब्दी का जो है ये बोधि वृक्ष है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी। तो आपको पता है कि लिच्छवी वैशाली में थी। तो 26 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि 26 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि लिच्छवी वैशाली में क्या था, तो इसकी व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 27 नंबर की उड़ीसा का पुराना नाम क्या था। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उत्कल था। तो उड़ीसा का आपको पता है कि हम लोग इसका ये उड़ीसा का जो सबसे प्राचीन नाम अगर पूछे तो ये था कलिंग फ्रेंड्स। ठीक है, उड़ीसा अगर सबसे प्राचीन नाम पूछे तो ये कलिंग है, लेकिन उड़ीसा का पुराना नाम पूछे तो ये क्या है, तो उत्कल है। दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, कि प्राचीन नाम और पुराना नाम। ठीक है, तो प्राचीन नाम तो याद, उड़ीसा के सबसे प्राचीन नाम, सबसे प्राचीन नाम पूछे ना तो याद रखिएगा कलिंग। अगर पूछे उड़ीसा का पुराना नाम क्या है तो उत्कल है। चलिए नेक्स्ट 28 है कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 2 सारनाथ है, जो सबसे पहले उन्होंने क्या किया थे कि सारनाथ में जाकर सबसे पहले उपदेश दिए थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं उनको नाम से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर की भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो गुप्त काल को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर की कोणार्क मंदिर के देवता हैं। तो कोणार्क मंदिर के कौन है देवता, आपको पता है कि सूर्य देवता है। ठीक है ना, तो पता होना चाहिए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में आपको पुरी नामक शहर में स्थित है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर हो किसके द्वारा बनवाया गया। तो याद रखिएगा नरसिंह, याद रखिएगा फ्रेंड्स कि नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसको बनाया गया था। और याद रखिएगा इसको ना विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1984 में, 1984 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 31 नंबर की भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इसको प्रारंभ किया था फ्रेंड्स, आपको पता है कि कनिष्क ने इसको प्रारंभ किया था। जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था ना 78 ईस्वी में, तब इसको प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 32 में कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था। तो आपको पता है कि हेंगसांग ही आया था, हर से हर्षवर्धन और हर से हेंगसांग आया था। मैं आपको बताया था कि 29 वर्ष की आयु में क्या हुआ था कि निकला था और भ्रमण करने आया था कहाँ पे, तो भारत में। इनका उम्र कम से कम याद रखिएगा। 33 से याद रखिएगा 33 नंबर सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। देखिए फ्रेंड्स मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ क्योंकि आपका 225 प्लस क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको स्पीड चल रहा हूँ ताकि आपका सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आप लोग 2-3 बार वीडियो को देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। तो याद रखिएगा किसका है, तो अशोक का है। सारनाथ में किस स्तंभ, तो अशोक का स्तंभ है। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर की प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये देखिए आपको पता है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं क्या कि ये जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। तो कौन नहीं था, देखिए ध्यान से, तो ये बिंबिसार है, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये मिलिंद, ये आपके नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि यह मिलिंद जो है ना, मिलिंद क्या है, तो मिलिंद एक प्रसिद्ध यवन शासक थे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए, और हमको अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर इसके मतलब मिलिंद और नागसेन के बीच का संवाद को मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में वर्णित है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इनका वर्णन किसमें वर्णित है, तो याद रखिएगा कि मिलिंद और नागसेन के बीच का संवाद जो है मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में वर्णित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस में एक जादुई माया का वशीकरण का वर्णन है। तो आपको पता होना चाहिए कि अथर्ववेद में, अथर्ववेद में क्या है, तो जादू टोना ये सब वशीकरण का वर्णित है। 37 नंबर है कि सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोक ने करवाया था। ठीक है, और आपको पता है फ्रेंड्स कि एक और बात आपको पता होना चाहिए कि जो अशोक ने सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाया था, लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा अशोक स्तंभ है, तो इसको कब लागू किया गया संविधान में, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को, ये डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या था क्या फिर, जिसमें शीर्ष पर 3 सी था, जो सी जो है वो शीर्ष पे जो 3 सी है, मतलब शेर है, जो साहस व शक्ति का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा किसका है, तो साहस व शक्ति का प्रतीक है, और नीचे के आधार पर क्या सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी कि मनुस्मृति जो है वह सर्वप्रथम जो सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ माना जाता है। और याद रखिएगा मनुस्मृति ना हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन धर्मशास्त्र है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 हो जाएगा, 319 ईस्वी में गुप्त संवत को प्रारंभ हुआ था। और गुप्त संवत की बात करते तो गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था, श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन कि गुप्त वंश का संस्थापक, मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि श्री गुप्त ने गुप्त वंश का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं क्या 41 नंबर की तोलक पीपीएम ग्रंथ संबंधित है, तोलक पीपीएम ग्रंथ संबंधित है, तो किससे संबंधित है, देखिए ये जो है ये व्याकरण से संबंधित है फ्रेंड्स। और ये व्याकरण जो है वो कौन सा व्याकरण, तो तमिल व्याकरण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका तोलक पीएम जो है वह तमिल व्याकरण से क्या है, तो संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 42 नंबर है क्या कि इनमें से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऋग्वेद। तो जो ऋग्वेद जो है ना, ये सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि इसमें सूक्त कितनी है, तो 228 इसमें क्या है फ्रेंड्स, तो 228 क्या है, तो सूक्त है। और यूनेस्को ऋग्वेद को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सब प्रीवियस ईयर है फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसके आपके नीचे देख सकते हैं, सब प्रीवियस ईयर है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा बुक है, आप इसे एनालिसिस के लिए पढ़ सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में आप देख सकते होंगे बिहार द्वारा क्वेश्चन कितना अच्छा आया था, तो अब क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है, तो किस पद्धति से होता है, तो याद रखिएगा C14। तो आपको पता है फ्रेंड्स ना, कार्बन डेटिंग विधि से क्या होता है ना कि इसका किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 44 नंबर है क्या कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, उसकी राजधानी उस समय नाम था, मतलब उस समय राजधानी का नाम क्या था, तो सिंपल सा है कि इसका राजधानी का नाम जो होगा वो पाटलिपुत्रा होगा। ठीक है ना, तो जो अभी वर्तमान में हम लोग पटना कहते हैं, इसकी राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्रा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्या 45 नंबर की प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच में स्थित था, तो किन के बीच में स्थित था, तो ये जो था वो आपके ये सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित था, मतलब तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम नदी के बीच में, और तथा पोटवार पठार की मूड़ी पहाड़ियों की घाटियों में स्थित है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 46 नंबर की हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता आपको पता है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है, आपको पता है ना, तो ये बहुत अच्छा है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो देखिए ये विश्व की तीसरी सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है, तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की तीसरी। अगर पहली दूसरी की बात करें तो पहली में आ जाएगा आपका मिस्र आ जाएगा, दूसरा में क्या आ जाएगा, तो मेसोपोटामिया आ जाएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया। चलिए नेक्स्ट है आपका 47 नंबर की चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ना, देखिए फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट करता है आपके एग्जाम में, तो आपको पता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसांग। ठीक है, चलिए, और ये जो हेनसांग जब आया था ना, तो ये कहाँ पे रहकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया था, तो नालंदा में रहकर, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये नालंदा में रहकर क्या हुआ था कि शिक्षा दीक्षा को प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन
नेक्स्ट है आपका 48 नंबर, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है। तो राजतरंगिणी क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कश्मीर का इतिहास। कलहन जो है वो कश्मीर के इतिहास के बारे में यहाँ पे वर्णित है। ठीक है, चलिए 49 नंबर है कि सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है फ्रेंड्स। तो सारनाथ है आपके वाराणसी में। ठीक है, चलिए यहाँ पे यहीं पे ना सबसे पहला उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने। चलिए नेक्स्ट है कि आप 50 नंबर की प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो पाणिनि क्या थे, तो पाणिनि जो थे एक क्या थे, तो एक व्याकरण शास्त्री थे। ठीक है, तो ये क्या पाणिनि क्या थे, और व्याकरण शास्त्री थे। ठीक है, और व्याकरण का नाम क्या था, अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणिनि व्याकरण इनके द्वारा रचित जो बुक था वो क्या नाम था उसका, तो अष्टाध्यायी। तो क्वेश्चन आता है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो पाणिनि है। चलिए नेक्स्ट 51 नंबर कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु सभ्यता में कौन से स्थल से मिला है। तो ये कहाँ से मिला है, तो सिंपल सा है कि इसको जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, ये जो बृहत स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट है 52 नंबर के सम्राट अशोक के पिता थे। तो सम्राट अशोक के पिता क्या थे, कौन थे, तो याद रखिएगा कि इनके पिता बिंदुसार थे। देखिए फ्रेंड्स, आप बिंबिसार ना बिंदुसार में कन्फ्यूजन हो जाते होंगे, तो आज मैं आपको क्लियर ही कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, तो देखिए सम्राट अशोक के बहुत सारे शिलालेख है। ठीक है ना, तो बहुत सारे शिलालेख में, तो शिलालेख में क्या है, बिंदु है, बहुत सारा बिंदु है इनका, तो बिंदु से याद रखिएगा बिंदुसार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे थोड़ा सा याद कर सकते हैं आप, कन्फ्यूजन होते हैं ना, इसीलिए आपके लिए एक ट्रिक है। देखिए अशोक है, अशोक में बहुत सारे बिंदु है, मतलब बहुत सारे शिलालेख है, 13 14 15 शिलालेख है। तो जब वो शिलालेख है तो उसमें बहुत सारा बिंदु है, तो बिंदु से याद रखिए बिंदुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 53 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। तो किससे बने होते थे, तो सिंपल सा है कि ये देखिए, हाँ देखिए ये क्वेश्चन आपको फंसने वाला है, आप फंस सकते हैं इसमें। देखिए कन्फ्यूजन भी है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे, याद रखिए, आप गेस कीजिए, आपको लगेगा कि कहीं गलत हो जाए कि सही हो जाए, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ताम्र टीन तथा कांस्य के बने होते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 54 नंबर कि निम्न में से वेदों का सही कालक्रम बता, मतलब कि सजाना है कि कौन सा वेद पहले हुआ था। पहले आपको पता है फ्रेंड्स कि पहले जो था वो आपका ऋग्वेद था, पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और सबसे लास्ट में क्या था, तो अथर्ववेद था। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी थी। तो इनकी संख्या सिंपल सा है कि इनकी संख्या जो थी वो कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 108 थी। नेक्स्ट है आपका देखिए 46 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये आपको मैच करना है। ठीक है, अब मैच क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, इसको मैच करना है, मैं इसको बड़ा करके बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 56 की, तो देखिए वितस्ता, तो ये देखिए ये आपका नाम है। ठीक है ना, अभी जो ये पुराना नाम और जो वर्तमान में नाम है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर हम बात करते हैं वितस्ता, तो वितस्ता जो है वो कौन हो जाए, क्या हो जाएगा, तो झेलम नदी हो जाएगा। ठीक है, अगर अस्किनी की बात करें, ठीक है, अस्किनी, ठीक है, अगर अस्किनी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो चिनाब नदी हो जाएगा, चिनाब नदी। अगर बात करें परुसनी, तो परुसनी को हम लोग क्या बोलते हैं अभी, तो परुसनी को फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं रावी नदी। ठीक है, अगर विपाशा का बोले तो विपाशा को व्यास नदी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 57 नंबर कि जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, आप कन्फ्यूजन ऋषभ देव में हो सकते हैं, आप कन्फ्यूजन महावीर स्वामी, तो आपको पता है, तो ये बताइए क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो पॉज कीजिए, पहले कमेंट करके बताइए। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से आप इसको आप देख सकते हैं, बिहार के जितने भी एग्जाम है ना, शिक्षक भर्ती हो, टीचर वाले हों, मतलब वही शिक्षक हो, अगर बात करते हैं बिहार का एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार का जो भी अगर डीआरएडी एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, कोई भी एग्ज़ाम बिहार का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो प्लीज़ आप इसे जरूर देखिए। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋषभ देव। तो ऋषभ देव जो है वह जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, ऋषभ देव जो थे वो प्रथम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किए थे उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये अंतिम दिनों में क्या हुआ था कि इन्होंने जैन धर्म को अपनाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। तो अशोक के शिलालेख कौन कौन से भाषा में लिखे गए थे, वो क्वेश्चन आपसे यहाँ से राइज किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना फ्रेंड्स कि अशोक का शिलालेख ग्रीक में लिखा गया था, खरोष्टी में लिखा गया था, अरमाइक में भी लिखा गया था।
ठीक है। और ये संस्कृत में भी लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए 1 2 4 है, 1 2 3 है, 1 2 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी कि ग्रीक, खरोष्टी और अरमाइक। लेकिन हम बात करते हैं कि इसमें ग्रीक, खरोष्टी, अरमाइक संस्कृत भाषा में शिलालेख लिखे गए हैं, संस्कृत भी है, ध्यान रखिएगा। अगला 60 नंबर की पंचतंत्र लिखा गया है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो आपको ये तो इजी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र को लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 61 नंबर के निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो प्राचीनतम गुरुकुल के बारे में बात करते हैं, सबसे पुराना गुरुकुल फ्रेंड्स आपका तक्षशिला है, ठीक है ना, तो यह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर 62 नंबर के बंगाल का प्राचीन नाम था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गौड़। तो बंगाल का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो गौड़ है, ठीक है। और राजधानी तो पता है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो कोलकाता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये कामरूप जो है ना, ये असम का प्राचीन नाम है, ये याद रखिएगा। असम का प्राचीन नाम क्या है? तो कामरूप है। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर की नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रमुख है, तो ये क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपके भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर की शक संवत का प्रथम मास है, तो देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा शक संवत का जो प्रथम मास है ना, वो चैत्य है, ठीक है। आपको पता है कि शक संवत कब आया? तो 78 ईस्वी में से प्रारंभ होता है, ठीक है, शक संवत, ठीक है। और शक संवत ना भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, तो क्वेश्चन आएगा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है? तो शक संवत है, ठीक है। और इसका प्रथम माह तो आपको पता है कि चैत हो गया। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर की नगर कोझिकोड कहलाता था, तो ऑप्शन नंबर 4 कालीकट। तो याद रखिएगा केरल में जो मालाबार तट पर स्थित कोझिकोड शहर कालीकट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर की चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता, ठीक है। तो चोल जो प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। नेक्स्ट है 67 नंबर कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो आपको पता है कि लोथल पे है, बंदरगाह जो था वो कहाँ था? तो लोथल पर था, ठीक है। नेक्स्ट 68 नंबर है क्या कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको माना जाता है? तो प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो मनु है। ये सब इजी क्वेश्चन है, ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे होंगे। अगर नहीं पता है तो 2-3 बार वीडियो देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 69 नंबर है कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए फ्रेंड्स, ये फाहियान है, ठीक है, हिंसांग नहीं है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आएगा। याद रखिएगा कौन है? तो फाहियान है, जो आया था किसके? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर की भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, आपको पता है कि वैशाली में हुआ था, ठीक है, वैशाली में हुआ था, कुंडलपुर में हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ये 24वें तीर्थंकर है, ठीक है, और वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को जाना जाता है। नेक्स्ट है 71 नंबर की चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो किसका था? तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का ये मुख्य सलाहकार थे, और इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और अर्थशास्त्र की रचना भी किसने की? तो चाणक्य ने की थी। 72 है कि सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लिखेगा अधिकतर ये ब्राह्मी लिपि में लिखेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इनके जितने भी लेख लिखे गए हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है 73 नंबर की नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गुप्त वंश। तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध जो अगर हम बात करते हैं क्या कि नालंदा का जो प्राचीन विश्वविद्यालय गुप्त वंश के सम्राट किसके? कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी, तो कुमार गुप्त प्रथम ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर की गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आप लोगों के लिए तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो आपको पता है कि नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध विश्व के जो थे वैश्विक धर्मगुरु एवं उच्च कोटि के समाज सुधारक थे, और इनका जन्म लुम्बिनी। देखिए फ्रेंड्स, का जन्म कब हुआ था? डेट में आपको बता 563 ईसा पूर्व में साके कुल के राजा शुद्रोधन के घर में हुआ था। शुद्रोधन, ध्यान रखिएगा, साके कुल के राजा शुद्रोधन के घर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है 75 नंबर की इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? अब देखिए, अब आप गेस कीजिए कि कौन कौन तो था। तो देखिए आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घराना की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की, ये भी था, ठीक है। बिंदुसार भी था। फ्रेंड्स, आपको शिशुनाग में और कनिष्क में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। शिशुनाग भी था, कनिष्क आपका नहीं था, ठीक है ना। और पता है कि कनिष्क जो है कुषाण वंश का प्रमुख सम्राट था, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए कि शिशुनाग, ठीक है, धनानंद और बिंदुसार जो थे मगध का शासक था, और ये कनिष्क जो था वो क्या था? तो कनिष्क था कुषाण वंश का प्रमुख सम्राट था, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
कन्फ्यूजन क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर की, दीदारगंज याक्षिणी किस काल की है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि मौर्य काल की है। तो याद रखिएगा, दीदारगंज एक ऐतिहासिक स्थान था जो बिहार प्रांत की राजधानी पटना के पास स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, जो था ना दीदारगंज, ये जो पटना के आसपास था, और दीदारगंज से 1917 में एक याक्षिणी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो मतलब 1917 में यह मूर्ति क्या हुआ था ना, एक मूर्ति था वो प्राप्त हुआ था, तो इसे कहा जाता है कि ये मूर्ति जो है वो मौर्यकालीन मूर्ति है, तो इसीलिए इसे मौर्यकाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 77 है कि हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हड़प्पा आपको पता है कि पाकिस्तान में ही स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार अगर देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका करंट अफेयर्स, बहुत सारे वीडियो का करंट अफेयर्स का अपलोड है, तो उसे आप जरूर जाके देखिए, ताकि आपके आने वाले जो बिहार पुलिस का एग्जाम हो जाए, बिहार एसएससी का एग्जाम हो जाए, और बिहार दरोगा का आपको फिर से वैकेंसी आएगा, और बिहार सचिवालय का जो वैकेंसी आने वाला है, उस सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और डेली आप लोग के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 78 नंबर कि सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो आपको पता है ना ये किससे है? तो सारनाथ ये अशोक से है, संबंधित है सारनाथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला 79 नंबर कि किसने सांची स्तूप का निर्माण किया है? तो सांची स्तूप का निर्माण किसने किया है? तो अशोक ने किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? तो सम्राट अशोक ने किया है। और ये शताब्दी याद रखिएगा, 3री शताब्दी में। ठीक है, 3री शताब्दी में इसका निर्माण किया। 80 नंबर है कि मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो मनुस्मृति जो है वो फ्रेंड्स वो विधि के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, विधि से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आपका 81 नंबर की, निम्न से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो देखिए, बौद्ध धर्म में महायान है, हीनयान है, थेरवाद है, लेकिन आपका श्वेतांबर जो दिगंबर है ना, ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, दिगंबर ये नहीं है। ठीक, चलिए 82 नंबर है कि कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आयुर्वेद के जनक किसे कहते हैं? चरक को कहते हैं। आयुर्वेद के जनक कौन है? तो चरक है। ठीक है, और देखिए ये चरक जो थे ना, वो कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। ठीक है, और इनके द्वारा जो रचित जो था वो चरक संहिता जो है एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। तो याद रखिएगा कि चरक के द्वारा चरक संहिता लिखा गया था, और कुषाण राज्य के राजवैद्य थे कौन? तो चरक थे। नेक्स्ट है 83 नंबर कि कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? आप देखिए फ्रेंड्स, इसका ऊंचाई पूछ दिया है। ठीक है ना, तो देखिए बिहार जो एसएससी सीजीएल सेकेंड का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखिए 2016 में आया था, और उसके बाद इसके जो ऊंचाई फ्रेंड्स है, इसका ऊंचाई है 57 फीट, यानी कि 57 फीट। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो गोमतेश्वर जो मूर्ति का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 983 ईस्वी में हुआ था। गंग राजवंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में कि ये गोमतेश्वर की मूर्ति के बारे में, तो यह जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा श्रवणबेलगोला। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट है आपका कि 84 नंबर की बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों का स्तूप इसका प्रतीक है। तो इसका प्रतीक है, तो ये जो प्रतीक है आपका ये मृत्यु से है। तो बुद्ध भगवान जब मर गए थे तभी ना उनका स्तूप बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और फ्रेंड्स अगर बुद्ध भगवान के बारे में बात करें तो पता है कि बुद्ध का जन्म जो है वो किससे संबंधित है? तो कमल से है। गृह त्याग जो है वो घोड़ा से संबंधित है। गृह त्याग किससे है? तो घोड़ा से है। ठीक है, अगर हम बात करें ज्ञान ज्ञान भी मैं आपको बता दूँ कि ज्ञान अगर बात करें तो बोधि वृक्ष से। और प्रथम उपदेश की बात करें तो धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, चक्र से, मतलब चक्र से डिनोट किया गया है। ठीक है, और जो प्रथम उपदेश दिए थे उसको बोलते हैं फ्रेंड्स धर्मचक्र परिवर्तन। अगर इसको प्रतीक है तो चक्र है पहला उपदेश का। ठीक है, मृत्यु का आपको पता है कि स्तूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो कौन था? तो ये आपको पता है कि विष्णुगुप्त जो था वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 86 नंबर है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो मेगास्थनीज जो था ना चंद्रगुप्त कार्यकाल में राजदूत था। ठीक है, राजदूत। चलिए नेक्स्ट है क्या 87 नंबर की सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से? आपको पता है कि मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या सत्यमेव जयते की, तो पंडित मदन मोहन यादव के मालवीय द्वारा 1918 में, डेट फ्रेंड्स याद रखिएगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1918 में इस नारे का प्रचार किया गया था और इसे लोकप्रिय भी बनाया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सत्यमेव जयते का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1918 में दिया गया था। ठीक है, तो ये भी डेट याद रखिए फ्रेंड, जो एक्स्ट्रा फैक्ट हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसके लिए वीडियो को तो लाइक कर ही सकते हैं। चलिए ठीक है,
तो 88 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि धन्वंतरि जो थे वह अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए क्या थे, ये प्रसिद्ध थे। तो विष्णु के अवतार में हिंदू धर्म में जो थे विष्णु के अवतार माने जाने वाले धन्वंतरि वेदों के पुराणों में परमात्माओं के चिकित्सक और आयुर्वेद के भगवान के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 89 नंबर कि भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी। तो कहाँ से की थी, तो याद रखिएगा ये चीन से की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर कि आद्य इतिहास और इतिहास की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स इसका, तो देखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो प्राग्ञ इतिहास हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल में जो पूछा था उसके लिए प्रथम पाली में। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक बार देखिएगा 91 है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया, आपको बताए थे कि इनकी मृत्यु जो थी पावापुरी में हुई थी। राजगीर और बोधगया के समीप जो पावापुरी है भारत में बिहार प्रांत के नालंदा जिले में स्थित है, वहीं पर क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है आपका कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी में हुआ था, तो लुम्बिनी कहाँ है, तो मैं आपको बताया था कि लुम्बिनी जो है फ्रेंड्स आपके नेपाल में। इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे शूद्रोधन, शाक्य वंश में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये फ्रेंड्स इनके बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं, इनका बचपन का नाम तो आपको पता है कि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और ये 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ था कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। ठीक है, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना था, लगभग 6 वर्ष इनको तपस्या करने पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ये 29 वर्ष की आयु में अपना गृह को क्या कर दिए थे, त्याग दिए थे। तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए, 6 साल तपस्या किए, तो 29 में 6 ऐड कीजिए तो 35 हो जाएगा। तो 35 वर्ष की उम्र में उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 93 नंबर की बिंबिसार किस वंश का राजा था। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये हड़ेक वंश का राजा था। हड़ेक वंश को प्रीतिहंता वंश के भी नाम से हम लोग जाने जाते हैं। देखिए ये एग्जाम में बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। तो ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है। ठीक है, नेक्स्ट 94 नंबर की राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 परमार वंश से क्या है कि परमार वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम परमार वंश की, तो परमार वंश का संस्थापक जो था ना वो सियक द्वितीय था। कौन था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा सियक द्वितीय। सियक जो द्वितीय था वो कौन था, तो परमार वंश का क्या था, संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 95 नंबर की जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक किसका पवित्र ग्रंथ है, तो देखिए ये जातक जो है ना बौद्धों का पवित्र क्या है, तो ग्रंथ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट 96 है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये सबसे पहले जो धर्म दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, जिसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 97 है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की है। तो देखिए सिद्धार्थ ने जो किए थे वो आपको पता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। इनका जन्म मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा था कि आप याद है 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम था शूद्रोधन, साक्यगण के मुखिया थे, और इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। देखिए फ्रेंड्स मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो और गलती ना करे, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, 98 नंबर के निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को भारत यात्रा की। देखिए अब कौन यात्री जो विदेशी यात्रा था सबसे पहले भारत में आया था। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या, देखिए कि सबसे पहले आया था फायान आया था। ठीक है, अगर हम बात करिए फायान यह चीनी यात्री था जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो ये फायान आया था। उसके बाद कौन आया था फ्रेंड्स, तो उसके बाद आया था आपका हेनसांग। ठीक है, और हेनसांग जो था यह कन्नौज के शासक कौन था, हर्षवर्धन। तो याद रखिएगा हेनसांग जो था वह कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। आपको हम लोग शासनकाल भी अगर हो तो लिख देते हैं कि कब आया था। तो याद रखिएगा कि ये जो आपका विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल था वो 375 से लेके 415 ईस्वी तक था इनका कार्यकाल। ठीक है, जो फाहियान आया था। अगर बात करें हेनसांग, तो हेनसांग या कन्नौज के शासक हर्षवर्धन का कार्यकाल था 606 से लेके 647 ईस्वी तक इसका काल था। ठीक है, तो इनके शासनकाल में आए थे। ठीक है, अगर बात करें टॉमस रो, तो टॉमस रो याद रखिएगा ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। तो जहांगीर का शासनकाल कब था, तो याद रखिएगा 1615 ईस्वी में ये आए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि 2, 3 और 1। ठीक है, तो अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये मध्य निषेध में क्वेश्चन, बिहार पुलिस उत्पाद भर्ती यानी कि मध्य निषेध में क्वेश्चन पूछे हुए हैं।
अगला 99 नंबर कि निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था। तो महान भी था और खगोल ज्ञानी था, तो को पता है कि आर्यभट्ट जो ये थे महान ज्ञानी और खगोल विज्ञानी भी ये थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त काल से संबंधित थे, तो ये भी याद रखिएगा। आर्यभट्ट जो कौन थे, तो ये गुप्त काल से संबंधित विद्वान थे। ठीक है, और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी वो सूर्य सिद्धांत तथा आर्यभट्टियम है। और इनका जन्म कब हुआ था, ये आर्यभट्ट का जन्म याद रखिएगा फ्रेंड्स 475 ईस्वी में, 475 ईस्वी में इनका पाटलिपुत्रा में इनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करते हैं क्या कि दशमलव प्रणाली जो हम लोग पढ़ते हैं ना, दशमलव प्रणाली का आविष्कार हम लोग आर्यभट्ट को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 100 नंबर है कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 326, 3 2 6 यानी कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी पार कर भारत को धरती पर जब कदम रखा था, तो उसका जो सबसे प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था ना, झेलम नदी के तट पर हुआ था। और ये किससे हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो युद्ध हुआ था ना, याद रखिएगा कि पौरव राजपुरु यानी कि जिसको हम लोग पोरस, ठीक है, पोरस भी कहते हैं, पौरव जो राजपुरु है पोरस के साथ हुआ था। और जिसे हम लोग वितस्ता, याद रखिएगा, इसको हम लोग किस युद्ध से कहते हैं, तो इसको हम लोग वितस्ता की युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग या इसको हाइडस्पीज का युद्ध के भी नाम जाना जाता है। हाइडस्पीज का युद्ध बोलिए या वितस्ता का युद्ध बोलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, मैं 101 नंबर क्वेश्चन पे आ गया हूँ और इससे पहले मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो देखिएगा अच्छे से, आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ये आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एंशिएंट के बाद मॉडर्न में पढ़ा दूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मैं क्या स्टार्ट करूँ। जो आप लोग कमेंट कीजिएगा मैं वो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। मतलब कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन अगस्त 2023 अगस्त तक का जितने भी एग्जाम हुए सभी का क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें 6300 प्लस क्वेश्चन है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए थोड़ा सा ये है कि ये 700 का बुक है, तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए बुक को, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को इतना पैसा लगा के खरीदना थोड़ा सा पॉसिबल हो जाता है, स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, समझ रहा हूँ। इसलिए फ्रेंड्स मैं सोचा कि आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो खरीदूँ, और इसका वीडियो यूट्यूब पे देखा हूँ, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा सा अच्छे से इसको मैं वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, क्योंकि आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा आता है, तो इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों की मैं थोड़ा सा मेहनत कर दूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो शाब्दिक अर्थ है ना, यह मृतकों का टीला है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए मोहनजोदड़ो का ना खोज कब हुआ था, ये भी डेट एग्जाम में कभी आता है, तो 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। ठीक है, इसका खोज आपको पता है कि रखालदास बनर्जी ने इसका खोज किया था। मध्य निषेध में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है आपका, ये भी मध्य निषेध क्वेश्चन है कि वैदिक काल में स्वर्ण व्यवस्था किससे प्रतिपादित थी। तो किसकी प्रतिपादित थी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि मनु की प्रतिपादित थी। नेक्स्ट है आपका 103 नंबर कि ब्रजयान संप्रदाय है। तो ब्रजयान संप्रदाय है वो बौद्धों का है ये संप्रदाय। ठीक, नेक्स्ट अगला 104 नंबर की हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। मैं आपको बताया कि हेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, और ये 29 वर्ष की आयु में वर्ष की अवस्था में प्रारंभ की थी ये यात्रा करना। नेक्स्ट आपका 105 नंबर की सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, तो ये आपका लोथल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 106 नंबर की मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो कितने दिनों तक लड़ी गई थी फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये लगभग 18 दिनों तक लड़ी गई थी। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि महाभारत की लड़ाई हुई कब थी, तो डेट पूछ दे तो डेट याद रखिएगा 22 नवंबर 3067 को ये लड़ी गई थी युद्ध। ध्यान रखिएगा 3067 को लड़ी गई थी और ये लगभग 18 दिनों तक युद्ध लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 107 नंबर है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो योग दर्शन के जो संस्थापक थे वो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक थे। 108 है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा घुमा दिया बस और कुछ नहीं है। उत्तरी बिहार पूछ रहा है, मतलब सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि उत्तरी बिहार वैशाली का जो प्राचीन नाम क्या था, तो वज्जी था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका 109 नंबर की द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। देखिए प्रथम हुआ था आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, प्रथम हुआ था। दूसरा हुआ था वैशाली में, प्रथम हुआ था राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, पहला हुआ था। दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, या चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। मैं पहला का चौथा बोल दिया। ठीक है, तो चौथा का मैं पहला बोल दिया। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्या कि 110 नंबर की चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था। तो चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो ये डेट याद रखिए, रट लीजिए, लिख लीजिए, 27 जून, ठीक है, 27 जून 1539 यानी कि 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था, हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था, जिसने शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। नेक्स्ट 111 नंबर की बराहमीर थे। तब बराहमीर क्या थे। तो बराहमीर एक प्राचीन खगोलविद यानी कि एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। नेक्स्ट 112 नंबर है क्या कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। तो देखिए यहाँ पे जो अशांति थी ना, यह अशांति थी आपके तक्षशिला में, क्योंकि यहाँ पे विद्रोह हुआ था। तो पहले अपने बेटा जो सुसीम को भेजा, उसके बाद इनसे नहीं हुआ तो इसका विद्रोह दबाने के लिए किसको भेजा। तो इसको विद्रोह दबाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तक्षशिला में क्या होता कि अगर सुसीम को भेजा, सुसीम नहीं हुआ तो इसके बाद किसको भेजा, ठीक है। तो इसके बाद बिंदुसार ने अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। तो याद रखिए इन्होंने क्या किया, इसको दबा दिया था, लेकिन सुसीम से ये नहीं हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, 113 नंबर की गंधार कला मिश्रण थी। तो गंधार कला किसका मिश्रण थी। तो गंधार कला मूर्ति कलाओं की भारतीय यूनानी शैलियों की मिश्रण थे, ठीक है। और ये फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि जो कनिष्क के काल में गंधार कला का विकास बहुत तेजी से हुआ था। तो क्वेश्चन आता है कि किसके काल में जो गंधार कला का जो विकास हुआ था, किसके काल में। तो कनिष्क के शासनकाल में बहुत तेजी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ये गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। मैं बताया था कि बौद्ध धर्म 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए, 6 वर्ष के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ और 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ। तो नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 115 नंबर के आर्यभट्ट एक महान क्या थे। तो एक महान जो थे वो खगोल शास्त्री थे, ठीक है। और याद रखिएगा कि आर्यभट्ट किसके दरबार में थे। तो आर्यभट्ट महान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। और इन्होंने शून्य की खोज भी की थी। अगला क्वेश्चन 116 नंबर की गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो देखिए गौतम बुद्ध के संवादों की जो भाषा थी ना वो पाली थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट 117 नंबर है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिएगा कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा इसको रद्द किया गया था, ठीक है। मतलब क्या कि ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड हार्डिंग का जो भारत में वायसराय था वो कब से कब तक था। तो देखिए 1910 से लेके 1916 तक ना लॉर्ड हार्डिंग द्वारा का शासनकाल था, ठीक है। अगर बात करते हैं 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर बंगाल विभाजन को घोषणा कब की गई। तो 1905 में किसके द्वारा। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। और इसीलिए बंगाल का जो विभाजन की अगर हम बात करते हैं 16 अक्टूबर, इसीलिए हम लोग 16 अक्टूबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 16 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन प्रस्तावित हुआ और इसको रद्द कब किया गया। तो 1911 में, ठीक है। तो 16 अक्टूबर को दिवस मनाते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 16 अक्टूबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कोई सिंधु घाटी स्थल है और स्थान है, कौन सा स्थल किस स्थान से जुड़ा हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि लोथल, तो आपको पता है कि लोथल कहाँ है। तो लोथल आपके गुजरात में है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रोपर, तो रोपर कहाँ है फ्रेंड्स। तो रोपर आपके पंजाब में है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि कालीबंगा कहाँ है। तो राजस्थान में और राखीगढ़ी कहाँ है। तो हरियाणा में। तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, तो ध्यान से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये भी आपको मैच करना है 119 नंबर के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कथन को सही को ढूंढना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो देखिए कि 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आक्रमण किया था सिकंदर ने वो कब किया था। 326 ईस्वी में किया था, ठीक है। अगर हम बात करते फिर आगे देखते हैं कि अम्बी तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना ने स्वागत किया। तो ये आपका सही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिकंदर की मृत्यु 332 में हुई थी। तो ये आपका गलत है फ्रेंड्स। सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वह 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन है वह केवल 1 और 2 सही है, ध्यान रखिएगा। 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये आपका सही है, ऑप्शन 2 सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 में नहीं बल्कि सिकंदर का मृत्यु 323 में हुआ था। उल्टा कर दिया ना, 3 3 2 के बाद 3 2 3 होना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये भी मैच करना है। देखिए फ्रेंड्स अब मैच ये करना है ना कि कब हम लोग को ब्रह्मचारी बनना है, कब गृहस्थ संन्यास लेना है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्रह्मचारी, देखिए
अगर हम बात करते हैं ब्रह्मचार्य की, तो ब्रह्मचार्य जन्म से 25 वर्ष, ब्रह्मचार्य कहने का मतलब समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? आपको नहीं आ रहा होगा समझ में, तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए। ब्रह्मचार्य कहने का मतलब विद्यार्थी का जीवन कब से कब तक रहता है, तो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक। ठीक है, देखिए गृहस्थ की बात करें 25 से 50 वर्ष। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या, गृहस्थ कहने का मतलब पारिवारिक जीवन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ कहने का मतलब निवृत्त जीवन। तो ये 25 से निवृत्त जीवन जो फ्रेंड्स आपको होगा वो कब से होगा, तो 50 से 75 वर्ष होगा। अगर संन्यास एकदम सन्यासी बन जाना है तो 75 से 100 वर्ष की उम्र में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका 121 नंबर के हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये जो है आपका फ्रेंड्स रावी नदी के तट पर हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। 122 नंबर की भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था, तो याद रखिएगा जो हमला करने वाला प्रथम आक्रमणकारी है वो भारत पर, वो कौन है, तो याद रखिएगा डेरियस। तो डेरियस जो है फ्रेंड्स आपके, डेरियस जो है प्रथम आक्रमणकारी है जो हमला किया था। अगला क्वेश्चन 123 नंबर की, सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये पूजा किसका करते हैं, उपासना किसका करते हैं, मैं दोनों आपको यहाँ पे आज डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्या कि सिंधु घाटी का जो लोग है वो पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं, लेकिन उपासना जो करते हैं वो मातृ देवी का जो है फ्रेंड्स आपके क्या करते हैं, तो मातृ देवी का उपासना करते हैं और पशुपतिनाथ का मतलब पशुपति का पूजा करते थे। ठीक है, चलिए, और सिंधु घाटी सभ्यता को ना याद रखिएगा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसका खोज किसने किया था, तो आपको पता है कि इसका खोज किसने किया था, मैं आपको जस्ट बताया था इसका खोज किसने किया था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। ठीक है, चलिए 124 नंबर क्वेश्चन है क्या कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो आपको पता है मैं कितना बता दिया, उनका अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। 125 नंबर की, अशोक किस राजवंश से संबंधित है, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि अशोक जो है वो मौर्य राजवंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 126 नंबर की, पुराणों की संख्या कितनी है, तो देखिए पुराणों की संख्या की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो पुराणों की संख्या आपका 18 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया, तो देखिए फ्रेंड्स मौर्य राजवंश के बाद जो अगला जो शासन आया ना, देखिए अगला की बात करते हैं तो नंदवंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, इसके बाद फ्रेंड्स आपका आया शुंग वंश आया। ठीक है, इसके बाद कौन सा वंश आया, शुंग वंश इसके बाद आया था, किसके बाद, तो मौर्य राजवंश के बाद। फ्रेंड्स एक ट्रिक है, हंसना, हंसना मना है, मतलब ट्रिक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ह से हरेक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश और म से मौर्य वंश। न बस ट्रिक 4 को याद रखिए, बाकी आपको याद नहीं रखना है। क्या बताया, हंसना मना है, हंसना मना नहीं है भाई, मतलब आप हंस सकते हैं, हंसना मना है। ये आपका जो है मौर्य वंश यानी कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो शुंग वंश आ जाएगा। तो आप ट्रिक थोड़ा सा याद कर सकते हैं, मैं खुद से बनाया इसको ताकि याद रहे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर की, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है फ्रेंड्स वो गेहूं की खेती के लिए, गेहूं और जौ की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। जौ और गेहूं की खेती के लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर की, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, बताइए। कितना बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, तो लुम्बिनी नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ये जो भगवान बुद्ध की अगर हम बात करते हैं क्या कि इनकी 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर देखिए 130 की, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, मैं कितना बताया कि जैन धर्म के जो संस्थापक है वो कौन है, तो महावीर स्वामी। ठीक है, तो जैन धर्म के जो काफ़ी पुराना, याद रखिएगा ना, बौद्ध धर्म से भी सबसे पुराना जो धर्म है वो कौन सा धर्म है, जैन धर्म है। और 24वें तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी जो है वो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ना महावीर स्वामी को कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको कन्फ्यूजन ना हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन है, देखिए चाणक्य, अशोक, पोरस या महावीर। तो यहाँ पे आपको ऋषभ देव तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप तो महावीर टिक कीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन अगर ऋषभ देव रहता ना तो आप ऋषभ देव को टिक करते, लेकिन यहाँ पे ऋषभ देव नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है ऐसे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे बनाया था, तब महावीर स्वामी को बनाया था। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि जैन धर्म के संस्थापक की बात करें ऋषभ देव थे जो प्रथम तीर्थंकर थे। अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 131 है कि सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था, तो देखिए सम्राट अशोक का राजधानी का नाम था ना ये पाटलिपुत्र था। ठीक, चलिए नेक्स्ट 132 नंबर की, कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है, तो देखिए कलिंग युद्ध से संबंधित जो है वो अशोक संबंधित है कलिंग युद्ध से। ठीक है,
चलिए अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 133 नंबर की, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो देखिए ये जो हुआ था ना, इनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक, और इस वृक्ष के नीचे इनको कब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो ये डेट याद रखिए फ्रेंड्स, 531, ठीक है ना, 531 ईसा पूर्व में मतलब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट 134 नंबर की, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थी इनकी राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्रा थी। अगला क्वेश्चन है आपका 135 नंबर कि भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का नेपोलियन हम लोग किसको कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर था। तो देखिए ये जो था ना, ये आपका मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब इसका मैं थोड़ा बारे में इसके बारे में बता दूँ। देखिए जो आपका विशाल स्नानागार है ना, इसकी लंबाई मैं एक बार आपको बता दें, आप नोट कर लीजिए, 139 फीट क्या है, तो ये लंबा था। ठीक है, अगर हम बात करें 23 फीट ये क्या था कि चौड़ा था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, और 9 फीट क्या था, तो गहरा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 137 नंबर की, अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है। तो देखिए ये जो प्रेरित है फ्रेंड्स आपके सहानुभूतिशील बुद्ध से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ये आपका सही होगा। ये बुक में आपका आंसर गलत था, तो मैं इसको सही किया हूँ, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी कि सहानुभूतिशील बुद्ध से यह संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन 138 नंबर कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर था। मैं आपको बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था कि अंतिम से एक पहले कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे, और यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 139 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविद में से पहला था। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, यानी कि आर्यभट्ट जो थे ये पहले थे। ठीक है, तो 139 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 140 नंबर कि कथा सरित सागर के लेखक कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, इनके जो लेखक थे ना, वो थे सोमदेव थे। ठीक है, नेक्स्ट 141 नंबर की, महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। ये अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये जो होगा ये कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। तो याद रखिएगा, ये गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट था कौन, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, तो महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, और ये गद्दी पर कब बैठे थे, याद रखिएगा 320 ईस्वी में ना ये गद्दी पर बैठे थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, और इन्होंने क्या किया था कि लिच्छवी के जो राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर की, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो आपको पता है कि मैं आपको जस्ट बताया था कि इनके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, बहुत बार रिपीट हो चुका है। 143 नंबर की, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। तो करिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मतलब चौथा जो बौद्ध संगीत हुआ ना कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में जो हुआ था, वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ये 72 AD में हुआ था, यानी कि 72 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो कनिष्क के शासनकाल में। पहला हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा हुआ था कालाशोक, तीसरा अशोक, और चौथा क्या होता कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था फ्रेंड, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था आपका राजगिरी में हुआ था, जिसको भी वर्तमान में राजगीर कहते हैं। दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 144 नंबर के निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए 23वां 24वां पूछ रहा था। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या तीसरे, बताइए कि तीसरे कौन थे। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि संभवनाथ थे। तो संभवनाथ जो थे वो तीसरे क्या थे, तो ये तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक, चलिए नेक्स्ट 145 नंबर क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। तो देखिए गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध जो है वह मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन 146 नंबर की, ककोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था। तो ये जो इतिहास है फ्रेंड्स आपके जो है वो जम्मू कश्मीर के इतिहास से ये संबंधित हैं। ठीक, अगला 147 नंबर की, लोथल किस नदी के निकट स्थित है। तो देखिए लोथल जो है फ्रेंड्स वो आपके भोगवा नदी किनारे स्थित है। याद रखिएगा कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है, तो लोथल जो है वो किस फ्रेंड्स, तो भोगवा नदी किनारे स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट 148 नंबर की, प्राचीन भारत में निष्क क्या था। तो देखिए ये जो निष्क था ना, एक स्वर्ण मुद्रा था। इसको हम लोग प्राचीन भारत में इसको क्या कहते थे, तो इसको निष्क कहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 149 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर
पर हुआ था, इनके कालक्रम के अनुसार व्यक्तिगत करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, तो मैं आपको बताया सबसे पहले जो हुआ था फ्रेंड्स वो राजगीर में हुआ था, उसके बाद हुआ था वैशाली में, उसके बाद हुआ था पाटलिपुत्रा में, उसके बाद हुआ था कुंडलवन, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 150 नंबर, कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था। तो पता होना चाहिए कि जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, कौटिल्य तो इनके प्रधानमंत्री थे, ठीक है, और उनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 151 है कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया था। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि ये सारनाथ में। देखिए फ्रेंड्स ये कितना बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन नहीं आता, ये नहीं आता, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। देखिए 2006 में आया था, 2008 में आया था, 2010 में आया था, 2012 में आया था, 2019 में भी क्वेश्चन को रिपीट किया है फ्रेंड्स। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन हम लोग को कोई भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन बैंक यानी कि उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। तो ये आपका बिहार का जितने भी एग्जाम है सभी के लिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बैंक ही है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार जरूर देखिएगा कि फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैं मेहनत आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 152 नंबर की सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है। तो देखिए स्थित कौन सा है, देखिए लोथल जो है ना फ्रेंड्स ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 153 नंबर की जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया, तो ये थे ऋषभ देव, ठीक है, और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है आपका 154 नंबर की महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए फ्रेंड्स ये कितना बार रिपीट किया होगा ये क्वेश्चन, देख रहे हैं ना। तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, ठीक। नेक्स्ट महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर। देखिए ये भी क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया, तो इन्होंने प्रथम जो धर्मचक्र प्रवर्तन दिए थे वो सारनाथ यानी कि वाराणसी में इन्होंने दिया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट 156 नंबर के त्रिपिटक क्या है। देखिए फ्रेंड्स त्रिपिटक जो है ना ये बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 157 नंबर की गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें निर्वाण कहने का मतलब क्या, कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कुशीनगर। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 158 है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये जो आपके गुप्त काल का जो है ना इसको हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 159 नंबर कि प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए ये जो योगदान है ना कपिल का इनका सबसे बड़ा योगदान है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 160 नंबर क्वेश्चन की भारतीयों के लिए महान शिल्प मार्ग किसने आरंभ किया है। तो ये फ्रेंड्स आरंभ किए वो कनिष्क ने आरंभ किया है। अगला क्वेश्चन है 161 नंबर कि निम्न से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है। देखिए अफगानिस्तान था, बिहार था, और ये आपका कलिंग था। ये श्रीलंका जो था फ्रेंड्स ये अशोक काल के दौरान मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। ये श्रीलंका जो था वो मौर्य काल का क्या था, तो विस्तार था। चलिए नेक्स्ट अगला आपका 162 नंबर की मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए इनका नाम जो है वो क्या है, तो इंडिका है। तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 163 है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था का। देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा रिपीट किया, तो ये वैशाली में, ठीक है। तो याद देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा था, 2018 में पूछा था, 2020 में पूछा है, 2006 में ही पूछा है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी कि वैशाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 164 नंबर है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो उपयोग हुआ ना इंद्रदेव के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग इनको किया गया है। अगला क्वेश्चन 165 नंबर की निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन फिर से रिपीट किया, मैं बोल रहा हूँ आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप देखिए। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है 166 नंबर के हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा है कि लोथल कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। लोथल फ्रेंड्स याद रखिए गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन 167 नंबर है कि आगे भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका की जो गुफा है वो आपके रायसेन जिले में स्थित है,
ठीक है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफा स्थित है। और देखिए फ्रेंड्स, ये इस गुफा का खोज कब हुआ था? तो 1958 में, 1958 में इसका खोज हुआ था। और डॉक्टर वी एस वाकणकर, याद रखिएगा, डॉक्टर वी एस वाकणकर ने इसका खोज किया था 1958 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 168 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉडर्न का भी हिस्ट्री क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन आपको इसमें मिसप्रिंट हो गया होगा, लेकिन ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री का मैं वीडियो अलग से कर पाऊंगा, ठीक है। तो बताइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी ने 1942 में क्या किया था कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका 169 नंबर की, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये आपके नागर शैली में ये निर्मित है। अगला 170 नंबर क्वेश्चन कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? तो किसके प्रतीक थे? तो ये जो प्रतीक थे वो प्रशासन के प्रतीक थे। अगला क्वेश्चन 171 की जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको मिला है वो कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 172 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो कौन सा कारण है? तो ये जो कारण है आपका सामंतवाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 173 नंबर की, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरे निर्मित है? तो किस में निर्मित है? तो ये जो है आपका सेल खड़ी से क्या है? तो ये निर्मित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 174 नंबर, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया था? मैं आपको कितना बार बता चुका हूँ कि इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिए थे महात्मा बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के जो सूती जो वस्त्र है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर हम बात करते हैं क्या मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मुर्दों का टीला कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र के अवशेष मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन 176 है कि मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो देखिए फ्रेंड्स, मगध की जो आरंभिक राजधानी थी वो गृहरथ थी। ये आपके बिहार दरोगा के भी हाल ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, देखिए 2022-20 में पूछा और 2023 में पूछा। तो ध्यान रखिएगा, अभी बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला 177 नंबर क्वेश्चन के निम्न से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? देखिए, अगर विष्णु का अवतार की बात करें, देखिए मत्स्य है, कुर्म है और परशुराम है। ये दधीची जो है वो ये नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये जो थे दधीची थे वो ये शिव के सबसे बड़े भक्त थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 178 है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? देखिए, ये तांबा का, कांसा का, सोना का जानते थे, लोहा का उपयोग ये नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन है 179 की, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो करवाया था वो राज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, जो चोल प्रथम ने करवाया था। राजा राज चोल प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। अगला 180 नंबर की, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो किसके साथ गया था? तो ये वज्रबाहु के साथ गया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? गुरु थे, वज्रबाहु, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 181 नंबर की, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, कितना बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो ये बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। अगला है 182 नंबर की, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए किसके उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो याद रखिएगा, बिंबिसार, ठीक है। तो याद रखिए, बिंबिसार की हत्या किसने किया था? तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट 183 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो मैं आपको बताया था कि गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 184 नंबर क्वेश्चन कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? मैं आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, मैं फिर अभी बता रहा हूँ कि ये जो था वो आपके पाली अनुसंधान संस्था के लिए क्या था कि विख्यात था, ठीक है। नव नालंदा जो महाविहार है का स्थापना 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। इसका स्थापना राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नालंदा में शिक्षा के प्राचीन सीट को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगला 185 नंबर के, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? तो देखिए, अभी जस्ट आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। अगला 186 नंबर की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो देखिए, ये नींव जो रखी थी मैडम HP वाल्सवास्की ने, ठीक है। वाल्सवास्की ने क्या हुआ था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव रखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 180 से, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो देखिए, अशोक के शिलालेखों में आपको बताया था कि इसमें सबसे जो प्रयुक्त भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, ठीक।
चलिए नेक्स्ट, अगला है 188 नंबर की, अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी। तो ये इन्होंने जो रचना की थी फ्रेंड्स, वो याद रखिएगा, अश्वघोष ने कौन सी रचना, मतलब कि पुस्तक की रचना की थी। तो यहाँ पे जो की थी वो सूत्रालंकार की रचना की थी। ठीक है, तो सूत्रालंकार की रचना किसने की थी, तो अश्वघोष ने की थी। ठीक है, चलिए अगर देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको लिखा हुआ है कि महावीसा सूत्र, महावीसा सूत्र जो पुस्तक है, इसकी रचना किसने की, इसके लेखक है वसुमित्र है। कौन है इसके लेखक फ्रेंड्स, तो वसुमित्र है इसके लेखक। महावीसा सूत्र की रचना किसने की थी, तो वसुमित्र ने की थी। ठीक है, और अमरकोश की बात करें तो अमरकोश के लेखक है अमर सिंह। ठीक, अगर बात करें क्या बृहत बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है, तो क्षेमेंद्र है, क्षेमेंद्र याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं ऑप्शन था तो मैं बता दिया था। 189 नंबर के, सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की किस भाषा में, मतलब कि भाषा निम्न में से कौन है, ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, यानी कि अरमाइक भाषा में। अगला क्वेश्चन है क्या, 190 नंबर के, शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था। तो ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 78 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था। 191 की, मौर्य काल में पथ निर्माण के प्रमुख को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है एग्रोनोमाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 192 नंबर की, द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका अलवार संत कहा जाता है। अगला 193 नंबर की, सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए ये प्राप्त जो हुए फ्रेंड्स आपके हड़प्पा स्थल से ये प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है आपसे 194 नंबर की, गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता है। तो कितना भाग लिया जाता है फ्रेंड्स, तो ये लिया जाता है 1/6 भाग लिया जाता है। अगला क्वेश्चन 195 नंबर कि संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है। तो इसका संबंध जो है वो लगभग वो तमिलनाडु राज्य के इतिहास से संबंधित है। प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राचीनतम वेद जो है सबसे ऋग्वेद है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद आपके ऋग्वेद हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका 197 नंबर की, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे अंत में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी घटना हुई है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे अंत में अशोक का कलिंग विजय हुआ है। ठीक है, तो अशोक का जो कलिंग विजय हुआ है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 271 ईसा पूर्व से लेकर 261 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब इनका कार्यकाल था। ठीक, अगर हम बात करते हैं क्या कि 198वां क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो महापरिनिर्वाण इनको हुआ था, मैं कितना बता चुका हूँ, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। देखिए कितना बड़ी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 199 क्वेश्चन, 199 क्वेश्चन की, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। तो कौन सा महाजनपद है, तो बताइएगा। ये जो है आपका मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली बना। ठीक है, वर्तमान बिहार में है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था मगध। 200 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर। ये देखिए 5-6 बार भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको पता है कि 23वें तीर्थंकर कौन बने हैं, तो ये आपके बने हैं पार्श्वनाथ बने हैं। ठीक है, प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव। 22वें जैन तीर्थंकर ये याद रखिए नेमिनाथ, याद रखिए 22वें कौन है, तो नेमिनाथ है 22वें नंबर के। ठीक, चलिए अगर बात करें 23वें, तो आपको पता है कि पार्श्वनाथ। 24वें कौन है, तो महावीर स्वामी। और ऋषभदेव तो पता है कि इसके संस्थापक ही है। अगला क्वेश्चन 201 नंबर, तो प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे। तो देखिए फ्रेंड्स ये जाने जाते हैं वो आपके मलेच्छा। तो याद रखिएगा कि जो प्राचीन भारत में जंगलवासी जो है मलेच्छा के नाम से जाने। देखिए फ्रेंड्स ये जो निषाद ये जनजातियां हैं जो जंगलों और पहाड़ियों में रहती थी, और इनमें अधिकांश वनवासी थे। इसमें से कुछ मछुआरे एवं शिकारी भी थे। ठीक है, इसलिए इन्हें मलेच्छा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 202 नंबर की, हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ। तो ये कब हुआ, तो ये जो हुआ फ्रेंड्स 1950 से 1952 ईस्वी के मध्य में इसका उत्खनन हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका 203 नंबर की, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सब स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। तो ये कौन सा है, तो याद रखिएगा कि सूती वस्त्र जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। गहने, पॉटरी बर्तन और ताम्र शीशा ये सब प्राप्त हुआ है, लेकिन सूती वस्त्र प्राप्त नहीं हुआ है। 204 नंबर क्या कि बौद्ध धर्म में उपदेश देते हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो ये जो फ्रेंड्स आपका किया जाता है वह पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला 205 नंबर, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि संकीसा स्तंभ। तो याद रखिएगा बुद्ध, अगर हम बात करते हैं क्या कि
संकीसा स्तंभ जो है वह एक विशाल हाथी स्थापित है मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर, ठीक है। और ये जो है सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। तो कौन सा पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसके बारे में, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा इसका लाइन जो है ना मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। तो देखिए दिव्य बदान में चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को क्षत्रिय, मुझे अभी देखिए अब दिव्य बदान यहाँ पे है, दिव्य बदान होगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें क्षत्रियों में वर्णित किया जाता है, उनके संस्कृति साहित्य में अमित्र घाट के रूप में भी जाना जाता है, और स्ट्रोबो में उनका नाम अमित्रचोटस या एरिट्रोकेडस रखा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते थे इसका आंसर तो हम लोग 3 करेंगे, यानी कि दिव्य बदान में इसको कहा गया है। अगला देखिए क्वेश्चन 207 नंबर कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है। तो ये जो शासक किया गया है वो 9 शासक का जिक्र इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 208 नंबर। 208 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है। तो किसने किया है, तो ऑप्शन नंबर 2 R.S. शर्मा ने। अगला है 209 नंबर क्वेश्चन कि भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। तो ये जो अनुदान दिए गए थे वो ब्राह्मण को अनुदान ये दिए गए थे। अगला क्वेश्चन 210 नंबर की महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा था कहाँ दिए गए थे। मैं कितना बार बताया आपको कि यह सारनाथ में दिए गए थे। देखिए फ्रेंड्स कितना बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या 211 नंबर कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो मैं आपको बताया हूँ कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, बोधि वृक्ष के नीचे। 212 नंबर क्वेश्चन है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा कि बिंबिसार। अगला क्वेश्चन 213 नंबर की अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। तो याद रखिएगा कि देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अंतिम उपदेश आपका वैशाली होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं क्या कि इन्होंने तो सबसे अंतिम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, कुंडलवन कश्मीर में दिया था, लेकिन कश्मीर नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वैशाली जाएगा। कुशीनगर में तो नहीं होगा, लुम्बिनी नहीं होगा, सारनाथ नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वैशाली हो जाएगा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली बिहार में दिया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि वैशाली बिहार में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है। वो तो आपका आयोजन हुआ था वो आपका हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है। ये उपदेश सबसे अंतिम कहाँ दिए थे, तो वैशाली में दिए थे। ये क्वेश्चन आप अच्छा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन गौतम बुद्ध का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। देखिए रिपीट कितना बार क्वेश्चन ये हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 215 नंबर की नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो ये जो विख्यात है फ्रेंड्स आपके पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 216 नंबर की चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे, तो इनके गुरु थे वो चाणक्य थे। अगला क्वेश्चन है 217 नंबर के अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन है, प्राकृत है। ये भी कितना बार रिपीट हुआ है। अगला है 218 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। तो ये जो है आपके धौलावीरा से क्या हुआ कि सिंधु घाटी में जलाशय के साक्ष्य धौलावीरा गुजरात से मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। 219 नंबर की मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार के कौन सहायता करता था। तो ये सहायता करता था फ्रेंड्स वो करते थे प्रशासक, व्यापारी, बौद्ध साधु, उपयुक्त में से सभी करते थे। अगला 220 नंबर की आर्यों का मूल निवास कहाँ था। तो देखिए फ्रेंड्स आर्यों का जो मूल निवास था वो कहाँ था, तो एशिया माइनर जो था आर्यों का मूल निवास था। अगला क्वेश्चन 221 नंबर की उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो देखिए ये इंद्र का जो स्थान मिला था वो प्रजापति को मिला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 222 नंबर की चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। तो क्या कहते थे, तो इसको कहते थे ब्रह्मदेह कहते थे। अगला 223 नंबर की गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ की। तो इन्होंने जो आरंभ किया था फ्रेंड्स वो किया थे सारनाथ से। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स आपका कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। तो तक्षशिला में थे। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि तक्षशिला में थे। अगला क्वेश्चन है आपका 225 नंबर, ऐतिहासिक
दीक्षान पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो इसका विस्तार कहाँ है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो विस्तार है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के से कृष्णा नदी के मध्य इसका विस्तार है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका जो एंशियंट हिस्ट्री था, यानी कि ये जो आपका प्राचीन इतिहास था, बिहार में जितने भी एक आपका एग्जाम हुआ ना बिहार में, वो सभी एग्जाम के एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये अगस्त 2023 तक का लेटेस्ट है, तो इसे आप शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट किया हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर अगर मेरी मेहनत आपको फ्रेंड्स अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स किसी भी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। एक बार सब्सक्राइब फ्रेंड्स आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं कीजिए करते, तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं वो वीडियो आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूँगा, और वो भी रहेगा मास्टर वीडियो फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।